सेल चाहे यूकेरियोट्स में हो या प्रोकैरियोट्स में हो, मगर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल कितना बड़ा होता है? सेल उतना ही बड़ा होता है जितना उसका आउटर पार्ट होता है। मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, मगर साथ ही के अंदर उसके लास्ट के अंदर जहां तक उसकी सेल मेम्ब्रेन या कुछ जगह पे सेल वॉल होती है, जहां पर वो खत्म होती है, उतना बड़ा हम सेल मानते हैं। इसीलिए जो ऑस्ट्रिच एग होता है, जैसा हमने पहले देखा था कि ऑस्ट्रिच एग के अंदर इतना बड़ा होता है, मगर फिर भी उसको एक ही सेल मानते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी बिल्कुल लास्ट के अंदर जाके होती है। यानी कि बिल्कुल जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसको हम कंसंट्रेट करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, और हम ये जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी कि बैक्टीरिया और जो बाकी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो सेल एनवेलप है उसको सेल एनवेलप क्यों कहते हैं। वो केवल सेल वॉल नहीं कहते, केवल सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, उसको सेल एनवेलप कहते हैं, क्योंकि उसके 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो सेल एनवेलप है हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये जो सेल एनवेलप है वो भी प्रोकैरियोट्स की, हम प्रोकैरियोट्स के सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है और इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। इस एनवेलप के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है और उसके बाहर सेल वॉल भी होता है, मगर उस सेल वॉल के भी बाहर ग्लाइकोकैलिक्स नाम का एक और मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एनिमल सेल के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, मगर प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल भी होती है। मगर इस बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब दूसरों के अंदर नहीं होता, सिर्फ इन प्रोकैरियोट्स के अंदर ही होता है। और ये हर एक बैक्टीरिया का जो अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया है उसके अंदर अलग अलग हिसाब का हो सकता है। किसी में बड़ा हो सकता है, किसी के अंदर संकरा हो सकता है, मतलब थिन या थिक हो सकता है। और ये जो हमारा सेल एनवेलप है, इस एनवेलप के अंदर जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स तीनों के तीनों जो पोर्शंस हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। और ये जो सेल एनवेलप है इसी की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आप कई बार सुनने वाले हो, और ये होता क्या है? ये ग्राम एक डाई का नाम है, मतलब जो कलर करते हैं वो वाली डाई। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके ऊपर अगर ये डाई अप्लाई की जाती है तो उनके ऊपर कलर आ जाता है, मगर ज्यादातर बैक्टीरियाज के अंदर नहीं भी आता। तो जो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है इसके अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स है, इसी का ही रोल होता है। इसी की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इसका काफी यूज भी आता है हमारी स्टडीज के अंदर। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग वेरिएशन के साथ में होता है। मतलब इसका जो कंपोजिशन है और थिकनेस है ये अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। कंपोजिशन अलग होने का मतलब है कि उसके अंदर जिस प्रकार से प्रोटीन या जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और साथ ही के अंदर थिकनेस, किसी के अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स मोटा हो सकता है, किसी के अंदर पतला हो सकता है। तो ये जो वेरिएशन है इसको अगर हम समझते हैं तो ये 2 तरीके से हो सकती है। लूज शीथ हो सकती है या फिर थिक एंड टफ हो सकता है। लूज शीथ का मतलब जैसे पपड़ियां होती हैं, पपड़ियां मतलब एक के ऊपर एक रखी हुई हैं जो कि मतलब थोड़ा सा लूज हैं, इस प्रकार का हो सकता है। या फिर बिल्कुल टफ हो सकता है, एक बड़ा जैसे मोटा ब्लॉक होता है उस तरीके से एक सब्सटेंस की एक लेयर हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो स्लाइम लेयर जो पार्ट है और जो कैप्सूल पार्ट है जो थिक एंड टफ है, ये पूरा का पूरा ग्लाइकोकैलिक्स की तरफ से डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ग्लाइकोकैलिक्स है बैक्टीरिया का, मगर जो अदर कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर भी पाई जाती हैं, और उनके फंक्शंस भी काफी कुछ उसी प्रकार से होते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये जो सेल वॉल है ये बिल्कुल प्लांट्स की तरीके से ही होती है बैक्टीरिया में, हालांकि उसका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होता है। और इस सेल वॉल के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो है कि वो शेप बनाती है सेल का, क्योंकि ये बिल्कुल रिजिड होती है, बिल्कुल बाहर से होती है, तो वो शेप जैसा सेल वॉल की होती है उसी प्रकार की जो शेप है वो उस सेल की मानी जाती है। दूसरा, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट है इसका 2 काम होते हैं, एक तो बर्स्टिंग से बचाती है और एक कोलैप्स से। ये क्या होते हैं इसको समझिए। अब सेल वॉल एक बिल्कुल सख्त खोल की तरह है, जैसे नारियल का ऊपर का खोल होता है उस प्रकार से। उसके वजह से सेल के अंदर जो बैक्टीरिया सेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, अलग चीजें होती हैं, अगर कभी कभी क्या होता है कि वो मान लीजिए ऐसे पानी के अंदर चले जाए, जो पानी उसके अंदर घुसने की कोशिश करे, तो वो पानी घुस घुस के उसको फोड़ नहीं सकता, क्योंकि सेल वॉल जो है उसने उसको रोक रखा है। दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी बाहर पानी कम हो जाता है, मतलब इस तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है जहां से वो पानी बाहर
जो अंदर का लिक्विड है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, उस केस के अंदर भी जो ये सेल वॉल है ये बैक्टीरिया को थोड़ा हेल्प करती है और उसको पूरी तरीके से कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि ये बाहर बिल्कुल सख्त खोल की तरीके से है। ये इसका मेन फंक्शन है सेल वॉल का। तीसरी चीज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप देख सकते हो कि सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल और उसके भी अंदर जाके है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा कुछ जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म है। तो ये जो बिल्कुल बाहर थी ये ग्लाइकोकैलिक्स थी, उसके अंदर जो थी वो सेल वॉल थी और जो बिल्कुल अंदर है वो सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है और बीच के अंदर कहीं पर सर्कुलर डीएनए है, कहीं पर कुछ और चीजें हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर का जो सामान है, जो साइटोप्लाज्म है और जो बाहर जो जितने जो सराउंडिंग्स हैं उसके बीच के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब आप ये कहोगे कि सेल वॉल महत्वपूर्ण क्यों नहीं होती? सेल वॉल का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, यानी कि उसको स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, बस वो स्ट्रक्चर उसका बहुत सख्त है, वो बहुत सख्त है, इतना ही वो काम करती है। मगर सेल मेम्ब्रेन काफी इंटेलिजेंट होती है, उसको पता है कि बाहर से खाना तो अंदर आने देना है मगर अंदर की जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर नहीं जाने देनी। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसको काफी इंटेलिजेंट होना ही पड़ता है और उसके ऊपर इसीलिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं जो इन सब चीजों का डिसीजन लेते हैं क्या सामान अंदर से बाहर जाएगा और क्या सामान बाहर से अंदर आएगा। बाहर जो सेल वॉल है वो और उसके बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, उनका काम अलग थे जो अभी मैंने आपको बताया। अपनी इसी प्रॉपर्टी के कारण सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से परमिएबल, यानी कि सब कुछ चीजों को अलाउ अंदर और बाहर नहीं करती। सेमी परमिएबल है यानी कि कुछ को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। मगर ये जो सेल वॉल है और जो ग्लाइकोकाइलिक्स हैं ये दोनों के दोनों फुल्ली परमिएबल होते हैं, इसीलिए इनके बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं होता जब भी परमिएबिलिटी की बात आती है। केवल सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल है, यानी कि सेलेक्टिवली किसी चीज को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। और ये जो सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी है इस सेल मेम्ब्रेन की, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर एक समान होती है। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर एक सा काम करती है। एक सा काम करती है मतलब 100% एक सा नहीं करती है, उसकी मतलब देखा जाए तो बड़े तौर पर प्रॉपर्टीज एक सी हैं, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर भी सेमी परमिएबल है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेमी परमिएबल है। अब क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सबसे अंदर वाला पार्ट है जिसके पास में साइटोप्लाज्म और बाकी सब चीजें रहती हैं, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानते हैं। तो देखिए यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की जो रेड कलर की है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी इस तरीके से अंदर की तरफ एक्सटेंशंस बन जाते हैं अलग अलग जगह के ऊपर और इन एक्सटेंशंस को हम मीजोजोम का नाम देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये पूरे की पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इस तरीके से फैला रहता है, यानी कि ये मीजोजोम अलग अलग प्रकार के यहां पर पाए जाते हैं। तो मीजोजोम को नाम देते हैं वेसिकल्स का, ट्यूब्यूल्स का और साथ ही के अंदर लैमिले का। तो मीजोजोम जो है वो सरफेस एरिया को काफी हद तक बढ़ा देते हैं और उसी के साथ में वो क्या काम करते हैं, वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि मीजोजोम के जस्ट बाहर ही ये देखिए सेल वॉल है, तो इसको बनाने के लिए ये जो मीजोजोम होते हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसको। उसके अलावा इनका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब अंदर जब डीएनए बढ़ जाएगा, ये देखिए ये मानिए ये डीएनए है और जब ये रेप्लिकेशन होता है सेल का, मतलब जब सेल डबल में टूटना होता है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और इसका जब दो टुकड़ा होता है तो यहां पर ये जो मीजोजोम है ये बीच के अंदर आ जाते हैं इस तरफ से और इधर से भी बढ़ते हुए बीच के अंदर आ जाते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो डीएनए है ये दो हिस्सों के अंदर टूट जाता है और इसका बराबर बराबर जो दो सेल बनने हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन द डॉटर सेल्स। तो इसके अंदर मीजोजोम है, इनका ये खास महत्व है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में। साथ ही के अंदर ये जो मीजोजोम होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बाहर हैं, साइटोप्लाज्म और बाहर के बिल्कुल बीच के अंदर हैं, बिल्कुल सेमी परमिएबल हैं, कुछ चीजों को जाने देंगे कुछ को नहीं जाने देंगे। तो ये रेस्पिरेशन में और सिक्रीशन में भी मदद करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है कि बाहर की जो गैसेस हैं वो अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, जो काम हमारे लंग्स करते हैं वो ये मीजोजोम करते हैं। साथ ही के अंदर सिक्रीशन वो भी ये मीजोजोम को ही करना होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स की, उसको बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ रहे हैं। इतने सारे फंक्शंस के साथ ही के अंदर इसके पास में एक और फंक्शन भी होता है, वो सेल मोटिलिटी का होता है। सेल मोटिलिटी यानी कि कुछ बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो इधर से उधर जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते। जो जा सकते हैं उसके अंदर फ्लैजिला होता है और वो जो फ्लैजिला है
वो भी इस सेल मेम्ब्रेन से ही शक्ति लेता है, यहीं से वो खाना लेके बढ़ता है, एनर्जी लेता है और ऐसे ऐसे हिल हिल के बैक्टीरिया सेल को इधर से उधर लेके जाता है। तो यहां पे एक फ्लैजिला और बना देते हैं। फ्लैजिला जो सेल से बाहर तक निकल रहा है और वो अंदर से और बाहर तक निकल रहा है, उसके अंदर 3 हिस्से हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, जो यहां तक आ रहा है। उसके बाद में आ जाता है हुक, और जो ये अंदर की तरफ है ये है बेसल बॉडी। फ्लैजिला अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई फास्ट होते हैं, कोई स्लो होते हैं। मगर ये फ्लैजिला ही नहीं, इस प्रकार से इस सेल के अंदर से कुछ और चीजें भी बाहर की तरफ निकलती हैं, जो कि मूवमेंट के लिए नहीं होती, मगर वो फिर भी अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं फिम्ब्रेई और पिलाई का। तो यहां पर एक नया सेल बना लेते हैं और इसके अंदर फिम्ब्राई और पिलाई को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिलाई होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरीके से होते हैं, मगर ये जो फिम्ब्रियाई होते हैं ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रिसल्स को अगर आप समझें तो जैसे टूथब्रश होता है उसके अंदर जैसे ब्रिसल्स होते हैं, उस तरीके से ये फिम्ब्रियाई होते हैं। और ये जो पिलाई हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि थोड़े से मोटे होते हैं उससे। फिम्ब्रियाई हो या पिलाई हो, ये दोनों के दोनों मोटिलिटी में काम नहीं आते। मोटिलिटी यानी कि बैक्टीरिया को घूमने के काम नहीं आते, इनके फंक्शंस हैं वो अलग हैं। फ्लैजिला ही जो होता है वो ही बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है, ये फिम्ब्रियाई और पिलाई उसको मोटाइल नहीं बनाते। तो लीजिए, सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस नाम का जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। प्रोकैरियोट्स के हमने पढ़े थे और हमने ये जाना था कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स का कॉम्प्लेक्स एनवेलप बनाते हैं। साथ ही के अंदर हमने ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर यह भी जाना था कि जो इसका वेरिएशन है वो स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है और कैप्सूल की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। और ये सेल एनवेलप की वजह से ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नाम के बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद में हमने सेल वॉल को जाना था और सेल वॉल के बारे में हमने ये जाना था कि ये शेप को और जो उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसको बनाने के काम आती है और खासकर ये बर्स्टिंग और कोलैप्स को बचाती है। फिर हमने तीसरे पार्ट यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना था कि ये सेमी परमिएबल होती है और ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के अंदर मौजूद होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर मीजोजोम होते हैं। ये मीजोजोम जो है ये बहुत सारा काम करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। मीजोजोम की वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और ये मीजोजोम ही डीएनए जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये मदद करती है। साथ ही के अंदर रेस्पिरेशन यानी कि जो गैसेस है अंदर और बाहर आना, और सिक्रीशन जो है यानी कि जो अंदर का सामान है बाहर फेंक देना। और मीजोजोम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो फ्लैजिला है ये निकलते हैं। फ्लैजिला में एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है और अंदर की तरफ जो होता है वो बेसल बॉडी होता है। इन सब के अलावा फिम्ब्रियाई और पिलाई भी होते हैं बैक्टीरिया में, मगर वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और पिलाई जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। उम्मीद है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको आइडिया हो गया होगा कि उसमें इतनी सारी अलग अलग तरीके की वेरिएशंस होती हैं। इसमें जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो हर एक सेल के अंदर होना जरूरी नहीं है, मगर प्रोकैरियोट्स के अंदर इन इन चीजों को हमें जानना पड़ता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियोस हैं वो मैंने यहां पर भी लगाए हैं और साथ ही के अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर आप पढ़ना, जिसको मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूं।